हाय गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट एड के ही पार्ट है ये कि व्हाट इज सीपीआर। स्टेप बाय स्टेप सीपीआर को समझाएंगे। व्हाट इज एबीसी और सीएबी ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। व्हाट इज एईडी ये क्या होता है ये भी बताया जाएगा। व्हाट इज LUCAS उसके बाद बताया जाएगा। व्हाट इज DRSABCD। ठीक है, तो प्लीज गाइस आप ध्यान से देखिए। एक एक चीजों को बहुत अच्छे से आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से आज हम बताने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमको एक स्ट्रेंथ मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि एबीसी क्या होता है। अक्सर मॉल में, रास्ते में, घर में, कहीं भी अचानक कोई व्यक्ति बेहोश होके क्या होता है, वो गिर जाता है। गिरने के बाद अब सामने वाले को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इसको हुआ क्या। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अचानक गिर जाता है और उसको आप बुलाते हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, इस तरह से आप बुलाते हैं और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हमारा काम एबीसी का हो जाता है कि हम एबीसी की तरफ जाएं। और एबीसी जब पूरा चेकअप कर लें तो फिर हम सीपीआर की बात करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश होता है तो बेहोश होने के बाद सबसे पहले हम उसको हिलाएंगे, बुलाएंगे, ठीक है, उसको चींटी काटेंगे। ठीक है, अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि शायद उसको हार्ट अटैक आया हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए फॉर एयरवे, यानी सबसे पहले उस व्यक्ति को यहां जिस तरह से कि फिगर में दिखाया गया है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, जमीन पे हम लेटाएंगे और हम कोशिश करेंगे देखने की कि भाई उसका एयरवे यानी श्वास नली सही है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ को उस आदमी के पेशानी पे रखेंगे और उसके गर्दन को जरा सा टेढ़ा करेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, एक हाथ इनके सर पर रखकर इसके गर्दन को जरा सा टेढ़ा करेंगे और टेढ़ा करने के बाद एक हाथ जो इसका ठुड्डी है या जिसको चीन भी कहते हैं वहां रखकर हम खोलने की कोशिश करेंगे, यानी मुंह उसका हम खोलेंगे। ठीक है, और दूसरे हाथ के माध्यम से हम उसके सर पर रख के और एक हाथ हम उसके ठुड्डी पे रख करके उसके मुंह को हम खोलने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली इसमें होता यह है कि जो आदमी बेहोश होता है, एक्चुअली कभी कभी जो उसका टंग होता है यानी जीभ जो होता है वो जाकर के तालू में क्या होता है, चिपक जाता है। और इस तरह से जब उसके गर्दन को जरा सा टेढ़ा करके और एक हाथ उसके पेशानी पे, माथे पे रखकर, दूसरा हाथ उसके चीन पे यानी ठुड्डी पे रखकर जब हम उसके मुंह को खोलेंगे तो बहुत इजीली उसका मुंह खुल भी जाएगा और जो जीभ ऊपर चिपका हुआ है वो भी खुल जाएगा और श्वास नली यानी एयरवे, जो श्वास नली है उसका, वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या किया, उस बेहोश व्यक्ति का एयरवे हमने चेक किया और अगर किसी तरह की उल्टी वगैरह या कुछ भी मुंह में अगर कोई पदार्थ आ गया हो तो उसको हमें साफ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग
बिफोर ब्रीदिंग पर जाएंगे। यानी देखेंगे कि जो आदमी बेहोश है क्या वो सांस ले रहा है या सांस नहीं ले रहा है, तो हम उसके सांस को चेक करेंगे, उसके श्वास को चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गाल को उसके नाक के पास या अपने हाथ की हथेली को, ठीक है, उसके नाक और मुंह के पास लेकर के जाएंगे। तो वहां आपको सांस की फीलिंग होगी, यानी फीलिंग ऑफ देयर ब्रीथ ऑन योर चिक, यानी अपने गाल को लगाएं तो और अच्छा है, क्योंकि अगर वो सांस लेगा तो आपको जरा सा फीलिंग्स होने लगेगा, मॉइस्चराइजिंग होने लगेगा, आपको हल्का हल्का गर्म लगेगा। ठीक है, और उसका जो चेस्ट है वो क्या होगा, अप डाउन होगा। ठीक है, तो इस तरह से पता चल सकता है कि वो बंदा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर सांस नहीं ले रहा है तो हमको सीपीआर देना है। अब सीपीआर कैसे दिया जाता है वो हम आगे बात करेंगे, सीपीआर का अलग से। लेकिन हम ए फॉर एयरवे के बाद बी फॉर ब्रीदिंग पर हम जाएंगे कि वो सांस ले रहा है या सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ये है कि जो बंदा बेहोश है उसका रक्तचाप चालू है या नहीं चालू है, यानी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां साफ साफ लिखा है कि वाइल ब्रीदिंग, है ना, इन रीचेस द ब्लड विद ऑक्सीजन, इट्स द बीटिंग ऑफ द हार्ट that deliver this oxygen through the body. When organs and tissues doesn't receive enough oxygen, they can being to die. If you find that a person is not breathing, chest compression are vital for the restoring blood circulation in the body. अब कहना यह चाहते हैं कि हम सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं, यानी जब शर्ट पहनते हैं, जो आपके शर्ट का कॉलर होता है, कॉलर के पास जो आपका बटन होता है जहां उसको लगाते हैं, वहां जस्ट नीचे देखिए दो हड्डी है, छोटी छोटी सी, है ना, उस हड्डी के बीचों बीच आप देखिए वहां आपको एक जरा सा गड्ढा जैसा लगेगा, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। वहां आप अपने उंगली को या थंब को यानी अंगूठे को आप आराम से अगर रखिएगा तो आपको वहां देखिएगा वहां धक 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 की आवाज आएगी और जैसे लगेगा कि कोई वहां कोई चीज टनटना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि ब्लड उसका चालू है, यानी ब्लड सर्कुलेशन उसका चालू है। तो कहने का मतलब है, इसको हम इन शॉर्ट बता देते हैं फिर से हम, कि ए फॉर एयरवे होता है, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। एयरवे का मतलब यह है कि उस आदमी को हम लेटाएंगे और लेटाने के बाद उसके माथे पे हाथ रखेंगे, माथे पे हाथ रखने के बाद उसके ठोड़ी पे हाथ रख करके उसके मुंह को खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके मुंह में किसी तरह का ब्लॉकेज तो नहीं है, खासतौर पे जीभ वगैरह क्या होता है वो अटक जाता है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट होता है ब्रीदिंग, यानी हम देखेंगे कि बंदा सांस ले रहा है या सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सी फॉर कंप्रेशन, यानी पहले हम ब्लड सर्कुलेशन चेक करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन उसका चालू है या नहीं चालू है। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन पर कि ये क्या होता है और कब हमको क्या देना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि सीपीआर का मतलब क्या होता है। तो यहां सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। ये क्या होता है सीपीआर? इट इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट इज डन व्हेन समवन्स ऑन ब्रीदिंग और हार्ट बीट एंड हैज स्टॉप। ये कहना ये चाहते हैं कि सीपीआर ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, यानी आपातकालीन जीवन को बचाने का ये एक उपाय है। जब किसी का क्या होता है, सांस बंद हो जाता है या हार्ट बीट करना बंद कर देता है,
यानी उसके दिल का धड़कन क्या होता है, रुक जाता है। दिस में हैपन आफ्टर अ मेडिकल इमरजेंसी, और ये मेडिकल इमरजेंसी के बाद भी हो सकता है, सच एज इलेक्ट्रिक शॉक, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में हो सकता है, जैसे कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। या फिर ड्रोनिंग यानी कोई डूब जाता है पानी में, उसमें भी होता है। तो सीपीआर कंबाइंस रेस्क्यू, ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो कहना यहां ये चाहते हैं कि सीपीआर जो होता है तो उसमें हमको ब्रीदिंग भी देना पड़ता है और साथ ही साथ हमको चेस्ट कंप्रेशन भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात इसके स्टेप्स की करेंगे कि स्टेप्स इसका क्या है, ठीक है। स्टेप्स इसका यह है कि हम सबसे पहले किसी को कॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी को कॉल करेंगे। अगर किसी को ऐसा होता है, सबसे पहले हम कॉल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो सांस ले रहा है या सांस नहीं ले रहा है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो हम माउथ टू माउथ उसको क्या देंगे, सांस भरने की कोशिश करेंगे, यानी माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देंगे। यानी उसके मुंह से मुंह, यानी अपना पहले भरपूर सांस भरेंगे और उसके मुंह से मुंह को लगा करके, नाक को चाप करके उसको सांस देंगे, ठीक है। 1 मिनट में 10 बार देंगे। कितना देंगे, 1 मिनट में 10 बार देंगे। और फिर उस बंदे को पीठ के बल सुला देंगे, ठीक है। सुलाने के बाद चेस्ट कंप्रेशन देंगे। अगर उसका हार्ट अटैक हुआ है, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। चेस्ट कंप्रेशन जो देने का रेशियो होता है 100 पर मिनट देने की जरूरत है। ये एक मैनक्वीन है। मैनक्वीन का मतलब होता है एक तरह का ये पुतला है, ठीक है। ये एक मॉडल है जिसमें करके दिखाया है, ठीक है। और जितना जल्दी हो हमें एम्बुलेंस के तरफ, एम्बुलेंस के जरिए से उसको आगे ले जाना चाहिए। और एईडी जो होता है उसकी बात हम जस्ट अभी आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और हम आपका खुलासा कर दें। जैसे हम अभी यहाँ आपको एबीसी की जो बात किए हैं, ए फॉर एयरवे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि बंदा का एयरवे यानी श्वास नली खुला है या नहीं खुला है। ये देखिए, ये फिगर में दिखाया है। और इस तरह से जब इसको सुलाएंगे तो अगर जीभ पलटा हुआ है तो जीभ को खोलेंगे, यहां हाथ रख करके और यहां हाथ रख करके, और आसानी से खुल जाएगा। मुंह में कुछ है तो उसको निकाल देंगे। अगला हमारा स्टेप्स होता है बी फॉर ब्रीदिंग। अगर वो सांस ले रहा है तो ठीक, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो माउथ टू माउथ हमको क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है, यानी माउथ टू माउथ हमको वेंटिलेशन देना है। कितना देना है, 1 मिनट में 10 बार हमको उनको सांस देना है। और जब मुंह से हम मुंह सांस देंगे तो नाक उसका हम दाब लेंगे ताकि सांस बाहर ना निकल जाए, ठीक है। उसका सी फॉर सर्कुलेशन। अगर उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, यानी रक्तचाप चालू नहीं है, जहां हम बताए ना कि कॉलर बोन के पास आप देखिएगा कि एडम्स एप्पल जो वहां जिसको रग बोलते हैं या नस बोलते हैं, मेन जो गला होता है, ठीक है, वहां जरा सा गड्ढा टाइप का, वहां आप उंगली को रख करके, थंब को रख करके जेंटली आराम से रखिएगा। तो ब्लड अगर चल रहा है तो टिप 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 क्या करेगा, वहां वो मारेगा, और नहीं तो इसका मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो हमको क्या देना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। क्या देना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। कहीं कहीं आपको 80 बार भी लिखता है कि 1 मिनट में 80 बार दिया जाता है, लेकिन सीपीआर 10 बोला जाता है। सीपीआर 10 का मतलब होता है कि 1 मिनट में 100 बार देना है। और सीपीआर 10 का एक ये भी मतलब होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया हो मेजर, तो हर मिनट जैसे ही उसका बीतेगा तो 10% उसके बचने के चांसेस कम होते जाएंगे। इसलिए इसको सीपीआर 10 कहा जाता है। 10 × 10 यानी 100, ठीक है। यानी अगर किसी को हार्ट अटैक 10 बजे आया है और 10:01 हो गया तो मतलब उसके बचने का चांसेस और 90% ही है। अगर 10:05 हो गया तो उसके बचने का चांसेस और 50% है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो, हार्ड एंड फास्ट हमको सीपीआर और माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देने की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीपीआर जब देते हैं उसके लिए यहां बताया गया है
कि सीपीआर जब भी हम देंगे तो इस बात का ख्याल रहे कि सीपीआर देते वक्त हमको यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन जब देंगे तो उसका देखिए जो दोनों चेस्ट का जो निप्पल होता है उस निप्पल के बीचों बीच हम कस करके क्या करेंगे, दबाएंगे। कम से कम है ना 2 इंच दब जाना चाहिए। देखिए ये इमेज नॉर्मल है और दब जाने के बाद देखिए ये इस तरह से इमेज हो जाता है, यानी ये जो हर्ट है ये दब जाना चाहिए 2 इंच। ठीक है, हाँ कहीं कहीं 3 इंच भी लिखता है, लेकिन 2 से 3 इंच दब जाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी टूट सकती है लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, रीढ़ की हड्डी टूटेगी बाद में जुड़ जाएगा। इससे अच्छा कि कोई आदमी मर रहा है और उसको बचा लिया जाए। ओके, तो सीपीआर जब देंगे तो कस के यानी हार्ड एंड फास्ट हमको सीपीआर देना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि 100 to 120 देना है अगर, तो पर सेकेंड हमको 2 बार इसके सीने को चापना है और कस के चापना है। कम से कम 2 इंच क्या हो जाए, वो दब जाए सीना। कितना दब जाए? 2 इंच। ओके, अब आगे हम बात करेंगे है ना डिफिब्रिलेटर्स की। डिफिब्रिलेटर्स क्या होता है? डिफिब्रिलेटर्स प्रोड्यूस अ डिफिब्रिलेशन इलेक्ट्रिक शॉक। डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक शॉक। एक तरह का इलेक्ट्रिक शॉक को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट कैन रिस्टोर द नॉर्मल हार्ट फंक्शन ऑफ द विक्टिम। कोई विक्टिम जो होता है उसका हार्ट फंक्शन जो रुक जाता है तो डिफिब्रिलेशन से मशीन से क्या होता है, उसको वापस लाया जा सकता है। लेकिन देखिए कुछ इसकी कंडीशन भी यहां बताई गई है कि डिफिब्रिलेशन इज नॉट इंडिकेटेड इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड और हैज ए नॉर्मल पल्स। अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या वो बंदा है ना कॉन्शियस है यानी होश में है, बंदा होश में है और उसका ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक शॉक जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक उनको नहीं देना है। ठीक है, अगला यहां आपका है कि डिफिब्रिलेशन इज आल्सो नॉट इंडिकेटेड इफ द हार्ट हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड। In those cases, a normal CPR would be used to oxygenate the brain until the heart function can be restored. और अगर किसी का completely हार्ट रुक गया है यानी हार्ट बीट कंप्लीटली उसका रुक गया, बिल्कुल भी धड़कन नहीं कर रहा है, धड़क नहीं रहा है, तब भी हम लोग डिफिब्रिलेटर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक शॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां सिर्फ हम लोग सीपीआर का प्रयोग करेंगे। सीपीआर का मतलब समझ में आया, यानी चेस्ट कंप्रेशन हमको वहां देना है। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपरली गिवन इलेक्ट्रिक शॉक है ना कैन कॉज डेंजरस। ठीक है, और बता रहे हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलत ढंग से इलेक्ट्रिक शॉक अगर दिया जाए तो यह भी उस आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है और जान भी जा सकती है। ठीक है, तो यहां आपको एक मॉडल दिखाया गया है ना, इसको AED भी कहा जाता है, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटिक है ना डिफिब्रिलेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन जो होता है इसमें जो 2 वायर निकलता है और जहां जो चेस्ट में हमको लगाना पड़ता है, पोजीशन ऑफ द डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड्स, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, यही शॉक लगाता है। इसका पोजीशन क्या होता है, इस पोजीशन को भी यहां दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे द लुंड यूनिवर्सिटी कार्डियोपल्मोनरी असिस्टेंस सिस्टम है ना, लुकास जिसको बोलते हैं। इन लोगों ने एक कार्डियक अरेस्ट का एक क्या क्या है डिवाइस क्या क्या है तैयार किया है, जो इमरजेंसी है ना केसेस में इसको दिया जाता है सीपीआर की जगह पे। किसकी जगह पे? सीपीआर की जगह पे इसको दिया जाता है। लेकिन ये मशीन है, इस मशीन को सेट करना पड़ता है, इस मशीन को ले जाना पड़ता है, पेशेंट को इस पर लेटाना पड़ता है और लुकास को फिर इसके ऊपर चलाना भी पड़ता है। तो ये आपका लुकास है। ठीक है, तो हम बता दिए कि लुंड है ना यूनिवर्सिटी कार्डियोपल्मोनरी असिस्टेंस सिस्टम, इन लोगों ने ये डिवाइस तैयार किया है, इसका नाम लुकास ही रखा गया है, जो सीपीआर की जगह इसका भी प्रयोग किया जाता है। और ये मशीन ऑटोमेटिक इस तरह से वो यहां ऐसे 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 जो है बहुत तेज उसके चेस्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, हार्ड एंड
फास्ट कंप्रेस करेगा। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, द ऑटो पल्स इज एन, एक ऑटो पल्स भी मशीन होता है, वो क्या होता है, ए ऑटो पल्स इज एन ऑटोमेटेड, है ना, पोर्टेबल बैटरी पावर्ड, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन डिवाइस। एक ऑटो पल्स भी आया हुआ है, ठीक है, ऑटो पल्स, उसके जरिए से भी कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन का काम लिया जाता है। यानी किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो इस ऑटो पल्स मशीन के जरिए से भी, है ना, हार्ट अटैक के अटैक को रिस्टोर किया जा सकता है, यानी उसके हार्टबीट को फिर से चालू किया जा सकता है। द ऑटो पल्स यूजेस अ डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना, बैंड टू डिलीवर द चेस्ट कंप्रेशन इन लिटरेचर। इट इज ऑल्सो नोन एज द LDB-CPR, लो डिस्ट्रीब्यूटर बैंड CPR, इसको कहा जाता है लिटरेचरी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको CPR के बारे में बताया है। और CPR जो होता है या ABC जो होता है, इसको एक अलग नाम भी दिया जाता है, DSDRSABCD, ठीक है, इसको ये भी एक नाम दिया जाता है। डी का मतलब होता है डेंजर, यानी यहां कहना यह चाहता है कि कोई अगर पेशेंट किसी डेंजर के अंदर वो पड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, और वो अभी भी इलेक्ट्रिक शॉक यानी इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में है, तो जितना जल्दी हो उसको क्या किया जाए, वहां से हटाया जाए, है कि नहीं, खतरे से उसको दूर किया जाए। डी फॉर डेंजर, ठीक है। आर फॉर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके हमको जो है ना रिस्पॉन्स करना चाहिए, यानी देखना चाहिए कि वो आदमी रिस्पॉन्स कर रहा है या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो हाथ वगैरह हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, वो कोई बातचीत करने पर कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो ये रिस्पॉन्स देखना होता है। सेंड हेल्प, सेंड हेल्प का मतलब है कि जितनी जल्दी हो आपका जो भी नियरेस्ट इमरजेंसी कंट्रोल है या जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तुरंत उनको कॉल करना चाहिए। ए फॉर एयरवे, तुरंत हमको एयरवे को चेक करना चाहिए। बी फॉर ब्रीदिंग, यानी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है तुरंत हमको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना चाहिए। सी फॉर CPR, CPR का मतलब है अभी जैसा कि आपको हम बताए, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, यानी चेस्ट कंप्रेशन, यानी हार्ड एंड फास्ट उसके सीने को दबाना है 80 बार, या कभी कभी उसको 100 से 120 बार भी कहा जाता है। और डी फॉर, है ना, डिफिब्रिलेटर, यानी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगाने की जरूरत है तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो कभी कभी बेसिक लाइफ सपोर्ट चार्ट के तौर पे DRSABCD भी इसको कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली। ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके, you can contact me and comment me without any kind of hesitation. I will very happy to help you. Thank you so much.